नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है। स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 है आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, देखो एक चीज तुमसे वादा करता हूं, मैं बायो अमन आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मैं जो पढ़ा दूंगा ना यहां पर इस जगह पर, सच कह रहा हूं, भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा आप लोगों को, हमेशा। ठीक है, सच में नहीं भूलेगा भाई, इधर उधर मत सोचना, सच में नहीं भूलेगा। ठीक है, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इतना ना याद हो जाए कि तुम लोग अपने बच्चों को यही चीज पढ़ाओ, है ना। ये डर है मेरे अंदर, है ना। चलो देखो, शुरू करें हम। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, समझना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर देखो क्या बोला है, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल प्यार से साधारण से इस चीज को समझो। ये मैं जो लाइन लिखा हूं वहां तक, आखिरकार मैं इसको लिखा क्यों। ठीक है, क्या लिखा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में मिलकर या क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके, ध्यान से समझना, क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो होने वाली क्रिया होती है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अभी तुमको थोड़ी देर बाद लगेगा ना कि यार ये तो सबसे आसान है, इतना भी आसान हो सकता था क्या ये चैप्टर? जिस चैप्टर से तुम डर रहे हो ना, तुम अभी थोड़ी देर बाद खुद ही सोचोगे कि यार इतना आसान ये चैप्टर था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतना आसान ये चैप्टर हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल से इस डिफिनीशन को एक बार पढ़ो, पढ़ो जल्दी से, जोर जोर पढ़ो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैंने बोला दो या दो से अधिक पदार्थ। क्या बोला? दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है हमारे पास गेहूं और ये दूसरा है हमारे पास चना। ठीक है, जब दो या दो से, देखो डिफिनीशन कैसे समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, अब ये दोनों आपस में क्रिया किया, क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर लिया। अब ये आपस में क्रिया करके ये एक नया पदार्थ बना लिया जिसको हमने बोला आटा। बिल्कुल सिंपल, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ आपकी ट्रिक है, आपके दिमाग में चीजों को घुसाने के लिए है। ठीक है, गेहूं और चना मेरे पास था, ये दोनों आपस में क्या किया? अभिक्रिया किया। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना लिया? तो ये बना लिया आटा। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब देखना, एक चीज और समझना कि जो गेहूं और चना अभिक्रिया जो कर रहा होता है, जो अभिक्रिया करता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ध्यान रखना ये बात, जो अभिक्रिया करता है अभिकारक, जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया करता है, गेहूं और आटा क्या किया? आपस में अभिक्रिया किया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया किया तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या होता है? कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया से जो नया पदार्थ
का निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको समझा रहा हूं एक डिफिनीशन के तौर पर, है ना। अब आप कहोगे कब कि रासायनिक अभिक्रिया कब हुई। सिंपल सी चीज बताऊं, सिंपल सी चीज, अभी तुरंत समझ जाओगे। तुम्हारे घर में दूध है, दूध को तुम बिना उबाले रख दिए, आज शाम को तुम सुबह लाए थे, सुबह उबाल लिए, फिर शाम को नहीं उबाले, तो रात भर क्या हुई, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, और सुबह आपने दूध को जब देखा तो बोला अब भैया दूध तो फट गया। मम्मी बोलेगी ए उठ जाके चाय बना के लेके आ, है ना। तो तुम ऐसे उठेगे, हाँ मम्मी जा रहा बनाने, देखे दूध, अरे मम्मी दूध तो फट गया। फिर मम्मी बोली फटा डाले दूध, है, बोली थी ना फ्रिज में रख दो, दूध फट गया, क्या हो गया, एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके द्वारा गर्मी में क्या हुआ, दूध खराब हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है जैसे अंगूर का किण्वन करना, फर्मेंटेशन, जिसके द्वारा बियर वगैरह बनाई जाती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे का सामान कुछ आप ऐसे रख देते हो बाहर की तरफ, तुम्हारे घर में कोई पुरानी बाइक हो या तुम्हारे घर में कोई पुराना ट्रैक्टर हो, है ना, उसको कहीं बाहर वो खड़ा है, कई दिन तक खड़ा है 2-4-10 साल तक, उसमें जंग लग गया, ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, यही है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। मेरा एक दोस्त था, जब मैं पढ़ता था 7th में, ठीक है, बहुत दूर स्कूल जाया करते थे, तो उसका नाम था अभिषेक। ठीक है, अभिषेक के नाम के जो है कई दोस्त थे मेरे, उसका नाम था अभिषेक। तो मैं उसके गांव से होकर के स्कूल जाता था, तो हम तो देखते थे बड़ा सीधा साधा हमारे साथ जाता था, आता था। तो उसके पापा के पास एक ट्रैक्टर था, वो था HMT का ट्रैक्टर, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, HMT की वॉच आती है ना, HMT का उनके पास ट्रैक्टर था। एक दिन हम लोग जा रहे थे, तब वो ट्रैक्टर लेके आए, बिल्कुल उसमें जंग लगा। मैं बोला अबे ये इतना घटिया ट्रैक्टर, तो मुझसे बोला भाई ये ट्रैक्टर करीब 7-8 साल से खड़ा था, अभी कुछ साल पहले पापा ने इसको बनवाया और अब इसको जो है चलाने लगे, बाकी बहुत अच्छा चलता है। मैं कहा इतना जंग वंग लगा इसमें, इतना घटिया लग रहा, कम से कम पेंट तो कर ले, क्या कर ले, पेंट तो कर ले। अभी बताऊंगा इसी चैप्टर में है कि पेंट क्यों किया जाता है। तो 6-7 साल से वो खड़ा था, धूप लगी, बारिश हुई, नमी मिला, लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया। ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, हुई या नहीं, हुई या नहीं। पॉइंट लिख लो कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके अवस्था में परिवर्तन। जैसे बिल्कुल सिंपल, जैसे भी मैं गेहूं और जो है चना लिया था ना, क्या बन गया, आटा बन गया भाई, आटा। अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कभी भी होगी, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे और कहीं भी, जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरी बात क्या होता है, उसमें रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है, उसका कलर बदल जाता है। अभी गेहूं और चने के अलग अलग कलर थे, आटा निकला वो हल्का व्हाइट कलर का था, है ना, तो रंग बदल गया। ऐसे देख करके हम बता दिए अच्छा भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एंड थर्ड इज, गैस का निकास होता है या फिर उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है, गैस का निकास होता है या फिर उत्सर्जन होता है, गैस उसमें से बाहर निकलती है या फिर गैस अंदर आती है। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, गैस कभी कभी उसमें उस रासायनिक अभिक्रिया से गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन होता है, और कभी कभी क्या होता है, गैस का निकास होता है। ठीक है, निकास उत्सर्जन मतलब गैस बाहर निकलती है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद। ठीक है, जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तेल वेल डाले, इंजन गया, चली, लेकिन जब गाड़ी चली तो पीछे से धुआं दे रही थी, क्या दे रही थी, धुआं दे रही थी। ठीक है, तो क्या है ये, गैस निकाल रही थी। ठीक है, तो गैस निकलते हुए हमने देखा, बोला अच्छा भाई ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो याद रखना तापमान में परिवर्तन होगा। क्या होगा,
तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये चीज लिख लो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण, ठीक है, इनको देख करके हम बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, ये है इनके प्रमुख लक्षण। लिखो इसको अपने नोट्स में, अपने कॉपी में इसको लिखो। ठीक है, लिखो जल्दी से, इसको लिखो। इसके बाद हम अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण, यहां पे समझाऊंगा, क्या बताऊंगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं केमिकल, रासायनिक समीकरण को हमने बोला क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा लिखो। अगर तुम इंग्लिश में लिखे ना, इंग्लिश में, भैया सच कह रहा हूं, एग्जामिनर देखेगा तुम्हारी कॉपी को दिल से लगा लेगा और बड़े प्यार से नंबर देगा, ऐसे उठाएगा, ऐसे ऐसे, ओ भाई इतना प्यारा लिखा है क्या, ओ भाई तुरंत ऐसे नंबर दे दिया, है ना। रासायनिक समीकरण पूछा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण लिख के बताइए। तो जब एग्जामिनर पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब मैं एग्जामिनर पढ़ रहा हूं, तो आप लोग लिखिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। लिखिए कि रासायनिक अभिक्रिया, ये मैंने बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब तुमसे क्वेश्चन आए रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, लिखिए अपनी कॉपी खोल करके कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, ठीक है, डैश अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीक जो होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उनके अभिकारक, उनके उत्पाद और उनके प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, वही होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने बोल दिया आपके पास अभिकारक है मैग्नीशियम, बड़ा सिंपल सा दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम। और है आपके पास ऑक्सीजन, क्या है भैया, ऑक्सीजन। तो तुम्हारे पास था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम नाम का एक लड़का था और ऑक्सीजन नाम की लड़की थी, है ना। उन दोनों को आपस में प्रेम हो गया, क्रियाएं हुई। ठीक है, क्या हुआ, क्रियाएं वगैरह हुई, शादी वादी हुई, फिर क्या हुआ, यानी कि समझ लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में अब रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या समझे थे, लड़का लड़की थी, शादी हो गई, क्या पैदा हुआ, बच्चा पैदा हो गया, है ना। तो अब इधर क्या बनेगा, उत्पाद, बच्चा पैदा होगा। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, रासायनिक अभिक्रिया अगर इन दोनों में होगी तो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर क्या बन गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल, दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने है, जो बोर्ड में पूछा भी जाता है। हल्के मत लेना इसे एग्जाम्पल को, है ना, ऐसे एग्जाम्पल पूछ के हालत खराब कर देते हैं। रेड मार्कर कहाँ चला गया, मेरा मार्कर कोई चुरा लेगा क्या भाई, क्यों यहाँ तो कोई आता ही नहीं, वो उधर है, एक सेकंड ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, अब तुम इधर को देखो नहीं सिलेबस तुम्हारा होगा बड़ा, है ना, सॉरी। अगर अच्छा ना लगा हो तो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जस्ट अभी तुरंत लाइक कर दो। ठीक है, नहीं भूल जाते हो यार तुम लोग, लाइक वाइक नहीं करते, भूल के चले जाते हो। देखो मैंने बोला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स यार, मैं बताता हूं ना क्या होता है। मैग्नीशियम होता है Mg, मैं भी नहीं जानता था, कोई बात नहीं, बड़े प्यार से बताने वाला टीचर ना मिला मेरे को। मैं पूछा सर जी मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे कान पकड़ के उठा लिया, इधर आ, तेरे को मैग्नीशियम का फॉर्मूला नहीं पता, दो तमाचे, एक चमाटा इधर दिया, एक चमाटा इधर दिया। फिर एक बार फिर पूछा सर जी वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए, बताइए ना, तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला है, तो लड़कियां ही बैठी रहती, 2 घंटा फिर दिए। फिर तो मैं पूछना ही बंद कर दिया, मैं कहा यार बताओ चाहे ना बताओ, ठीक है जाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, पास वास हो जाएंगे, हम परेशान मत हो, हम बहुत लिखते हैं। है ना। अब देखो मैग्नीशियम है हमारे पास, और क्या है,
ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला? O2। अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया? MgO, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये है A, ये है B। क्वेश्चन है मेरा इसमें, बताइए कि A अभिकारक है कि B अभिकारक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए A अभिकारक है कि B अभिकारक है? ठीक है, बताइए A अभिकारक है कि B अभिकारक है? ठीक है, बताइए बताइए A अभिकारक है कि B अभिकारक है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब दे दिए भैया, ठीक है, कि अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। बाकी ये क्या है? उत्पाद है। मुझे ये बताओ मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है? तो मैग्नीशियम रहता है सॉलिड फॉर्म में। तो जब हम इसमें कभी भी किसी चीज को लिखेंगे, अगर वो सॉलिड है यानी कि ठोस है तो लिखेंगे सॉलिड, अगर वो द्रव है तो लिखेंगे लिक्विड, और अगर वो गैस है तो उसको हम लिखेंगे गैस। ठीक है, सॉलिड में यस लिख देंगे, लिक्विड में यल लिख देंगे, गैस में ये, ऐसा। ठीक है, ये सिंबल है। ठीक है, देखो फ्री की चीज बता दिया। ठीक है, चलो 100 रुपया जल्दी से भेज दो सब लोग 100 रुपया भेज दो जल्दी से, जल्दी से। खाता नंबर दे रहा, 371120 नहीं बताऊँ, पता नहीं, ऐसे ही था कुछ, है ना। ये देखो ये सिंबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस लिखा तो मैग्नीशियम क्या हुआ? मैंने यहाँ पर अगर यस लिख दिया तो मैग्नीशियम क्या हुआ? बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इतना तो तुम्हारा छोटा भाई बता दे जो घर में बैठा है। क्या होगा? यस लिखो तो भैया सॉलिड ही होगा। ठीक है ना, हमको उल्लू मत बताओ, हमको पता है। अब ठीक है, तुम्हें पता है ना? पता है ना तुम्हें? पता है ना? दांत ना निकालो, पता है ना? ठीक है, अब बताना, अब बताओ अब ये क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी टाइप करो, टाइप करो। ठीक है, सुस्त अवस्था में मत बैठोगे, ऐसे बैठे हो। ठीक है, टाइप करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। यस लिख दिया तो क्या हो गया? ये बताओ, यस अगर मैं लिख दिया तो क्या हो गया? ये जी लिख दिया तो क्या हो गया? आपने बोला भैया पता है, अभी बताए हो। जी लिख दिया तो मतलब हो गया गैस। तो मैग्नीशियम सॉलिड है और गैस क्या है? वो ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, ये बना क्या लिया? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बताओ, क्या ये एक बैलेंस रिएक्शन है? अब तुम्हें बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अधिकतर बच्चों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आता है, परेशान रहते, नहीं आता नहीं आता नहीं आता, इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता। बोर्ड एग्जाम पे पहुंच जाते हैं, पेपर सामने होता है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करनी होती है, फिर भी नहीं आता, इधर उधर करते रहते हैं उसी में। लेकिन आज बता रहा हूं, आज इस वीडियो के बाद ना तुम लोगों को सिखाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण ऐसे संतुलित किया जाता है। तुम गलत कर रहे हो भाई, तुम अपने स्कूल में सिखाओगे। मुझे तो भय है, मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारा टीचर तुम्हें किनारे में बुलाए ना कि बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किनारे में बुलाए दरवाजे के पीछे, कहाँ से पढ़ के आया है रे, ऐसे ना कहीं पूछने लगे वो तुम्हारा टीचर ज्यादा क्लास में आके कर रहा है। हाँ, तुम्हारे मुंह में दुई मुक्का मारे तेजी से, चल चुपचाप बैठ जा, जहां से भी पढ़ के आया है ना किसी को बताना मत। लेकिन तुम फिर भी चिल्ला चिल्ला के बताना, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, मैं यहां से पढ़ा हूं, तुम लोग भी पढ़ो, है ना। जिसके पास नॉलेज होती है वो नॉलेज शेयर करना चाहिए ना, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज शेयर ही नहीं करेगा तो कहां से नॉलेज बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो जितनी नॉलेज है शेयर करो, जितना तुम वीडियो देखते हो, जितना तुम सीखते हो, तुम वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो अब तो कर दो, अभी भी नहीं किए भाई, कर दो, दाम ना निकालो, कर दो कर दो कर दो। ठीक है, चलो इसको मिटा के अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे होती है। देखो हम क्या देखते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं एक मार्कर ले लूं। हम देखते हैं अभिकारक, ये है हमारा अभिकारक और ये है हमारा उत्पाद। ठीक है, हम अभिकारक और उत्पाद की तरफ हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या।
किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। अब मुझे ये बताओ, इधर क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में कितने परमाणु हैं? एक या दो? तो बोलो भैया एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो हैं। बोलो भैया ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ठीक है, तो ये उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या है, मैग्नीशियम में एक, ऑक्सीजन में दो। ठीक है, इधर देखो, इधर आया Mg। मैग्नीशियम में कितने परमाणु? एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो वो भी एक। तो यार भैया ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन के दो हैं, इधर एक है। भैया एक कहाँ चला गया? एक कहाँ चला गया यार? इधर ही होना चाहिए। ढूंढो कहीं आसपास हो तो। आसपास देखो, देखो देखो देखो, कहीं छुपा ना हो। देख लिए क्या? नहीं है ना? हाँ, ये तो गलत है। कितना चाहिए ऑक्सीजन को? दो चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन को यहां पर मैं ऑक्सीजन का गुणा दो से कर दूं, यानी कि इस ऑक्सीजन को यहां पर मैं लिख दूं 2, तो क्या होगा? 2 लिख दूंगा तो क्या होगा बताओ? 2 का गुणा 1 से होगा, कितना आएगा? 2। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई। 2 MgO। 2 MgO, मैं इधर 2 बस लिखा, ऑक्सीजन की संख्या तुरंत बदल गई। लेकिन इससे एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ कि ये जो 2 लगा है, 2 मैग्नीशियम में भी लगा है और 2 ऑक्सीजन में भी लगा है। ऑक्सीजन भी 2 हो गया और दोस्तों मैग्नीशियम भी 2 हो गया। सर चकराया? क्यों जी? सर चकराया क्या? ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब हम क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करें? इसका कॉलर हटाओ। अब हम क्या करें? तो आप बोलो भैया इधर तो मैग्नीशियम 2 है लेकिन इधर 1 है। एक काम करते हैं, इधर भी मैग्नीशियम का 2 से गुणा कर देते हैं। 2 इधर भी लिख देते हैं। 2 से गुणा किए तो कितना आया? 2। अब बैलेंस करो कितना है। मैग्नीशियम का भैया इधर भी 2 है, ऑक्सीजन का इधर भी 2 है। मैग्नीशियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब इसकी रासायनिक समीकरण जो बना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वो है 2Mg, जो कि सॉलिड है, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब इसकी क्रिया हुई तो बना 2MgO। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस, बड़ा सिंपल सा लिख दो इधर। क्या ये? मैग्नीशियम इंग्लिश से लिख लो, ऑक्सीजन। बिल्कुल सजा के नोट्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे भेजना। इंस्टाग्राम पे मैं चेक करूंगा, पर्सनली स्टोरी भी लगा दूंगा। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, M और G, ठीक है, ऑक्सीजन O2 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बना? ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। याद रखना, जो गैस होती है ना, गैस, ये गैस क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होती है तो हवा में उड़ जाती है। उड़ जाती कि नहीं? उड़ती कि नहीं? तुमने ये मोबाइल रखा, ये मोबाइल को हवा में उड़ा दो भला। उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। 10,000 रुपया देंगे। 10,000 छोड़ो, 1,00,000 रुपया देंगे। ऐसे ही उड़ाओ, ऐसे ही उड़ा दो, बस उड़ाओ। नहीं उड़ेगा, कभी उड़ेगा ही नहीं। ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड ऑलिड कभी नहीं उड़ेगा। अगर गैस है, गैस है तो गैस ऊपर उड़ गई। ठीक है, जब ऊपर उड़ गई, कहाँ उड़ी? ऊपर। तो गैस के बाद ऐसा एरो लगा देते हैं। ठीक है, एरो मतलब होता है गैस ऊपर उड़ गई। ठीक है, अगर एरो लगा दिए, गैस नहीं लिखे, तब भी हम समझ गए कि ये गैस है। ठीक है, अगर ये O2 के पास में गैस ना लिख करके सिर्फ ऐसे एरो लगा देता तो हम समझ जाते कि भैया ये ऑक्सीजन जो है ना, ये गैस है। ठीक है, और MgO किस अवस्था में है? तो ये दोस्तों सॉलिड अवस्था में है। किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। बस, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, अब एक रासायनिक अभिक्रिया और बताता हूं। ठीक है, अभी ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अभी और बताता हूं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कैसे। आज इस वीडियो के माध्यम से तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना सीख ही जाओगे। ठीक है, सीख ही जाओगे। पेशेंस रखना बस। मेरे पास है जिंक। क्या है? जिंक। जिंक को किससे प्रदर्शित करते? नहीं आता? बता दो भैया, नहीं आता। किससे प्रदर्शित करते हैं? जिंक से। किससे? Zn को जिंक से। ठीक है, और मेरे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है जानते हो? H2SO4। ठीक है, लिख लो नाम इसका, नाम इसका लिख लो, लिख देते हैं यहां पे। क्या है हमारे पास? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। पता है तुमको एक चीज पता है?
कि जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो इसका रासायनिक समीकरण होगा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? दो उत्पाद हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके दो अभिकारक हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या हैं? ये हैं अभिकारक। तो दो अभिकारक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके जब लिखना होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और H2 गैस का निर्माण करते हैं, बस, ठीक है। क्या करते हैं? H2 गैस का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अब अगर मैं कहूं कि बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो, क्या करो? संतुलित करो। बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया जो लिखी है ये सही है कि नहीं है, बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे? जब भी संतुलित करने की बात आए, ठीक है, तो आप तुरंत देखोगे क्या कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, क्या देखोगे कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अब आपने देखा Zn का एक परमाणु है, सिर्फ एक ही है ना। H का हाइड्रोजन के कितने परमाणु है दोस्तों? दो हैं। S का सल्फर का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। ये हमने देखा किसका? अभिकारक के परमाणु। अब इसी तरह हम देखेंगे जो हमारा उत्पाद बना है, ठीक है, क्या बना है? जो हमारा उत्पाद बना है, ठीक है, जिसको हमने बोला, इसको लिख दे, जिंक सल्फेट। देखो नाम इसी के नीचे ही लिखना, नाम इधर उधर कर दोगे नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। उत्पाद में देखो Zn कितने एक परमाणु हैं? बोला एक। फिर यह सल्फर का कितना परमाणु है? एक। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 4। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2। अब इन दोनों परमाणुओं को आपस में मिलाओ, अगर ये बराबर हैं, ठीक है, दोनों परमाणु बराबर हैं तो समझ लो कि ये रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। अगर परमाणु की संख्या कम ज्यादा है तो ये रिएक्शन असंतुलित है, ठीक है। क्या करना है कि दोनों ओर के ये जो तत्व हैं, ठीक है, पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, इनके तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है, ठीक है, क्या है? जो हमारे पास ये तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करना है, तुलना करो, ठीक है। और अगर उनकी संख्या बराबर है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अगर परमाणु की संख्या बराबर है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। और अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस या नो? यस या नो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। दूसरा बताऊं? दूसरा बताऊं? मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि दूसरा यार तुम लोग खुद ही ना कर लो, है ना। मैं बात बोल रहा हूं क्या? अभिकारक। अभिकारक मेरे पास है Fe फेरस और है दोस्तों H2O। ये क्या है? क्या है? बार बार नहीं लिखूंगा मैं, क्या है ये? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक जब क्रिया करता है तब बनाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड। Fe3O4 प्लस H2 गैस को ये फिर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्या करता है? H2 गैस को फिर से ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? यस या नो? ठीक है, बताइए बताइए। मैंने क्या बोला? फेरस और जल। क्या है? फेरस और जल क्रिया करके क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड। इसको आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? फेरस, आयरन। और ये क्या है? जल। और हाइड्रोजन गैस बनाया, तो मैंने ये बना दिया, उड़ गई हाइड्रोजन गैस, है ना। परमाणुओं की संख्या देखो,
सिंपल सी चीज जो भी करना ना, परमाणु की संख्या देखना। फेरस के परमाणु संख्या कितनी? 1। हाइड्रोजन की कितनी? 2। ऑक्सीजन की कितनी? 1। इधर मिलाओ, फेरस के परमाणु की संख्या कितनी है? 3 हो गई। कितनी? 3। ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 4। ओ भाई मामला गड़बड़। हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 2। क्या हो गई? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4, फेरस के परमाणुओं की संख्या 3। अब हम क्या करेंगे? अब अगर मैं इसमें फेरस को 3 कर दूं, 3 का गुणा कर दूं तो क्या होगा? 1 से 3 गुणा करो 3 आएगा। अगर मैं यहां पर 3 फेरस लिख दूं, ठीक है, 3 फेरस के अणु, तो यहां पर ये फेरस तो बराबर हो गया, है ना। अब क्या बचा? अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन भी अपना काम कर रहा है और ये भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब दिक्कत जो आई वो आई ऑक्सीजन में। किसमें आई? ऑक्सीजन में, सॉरी, हाँ हाँ, हाइड्रोजन भी सही, ये भी सही। अब दिक्कत किसमें आई? ऑक्सीजन में। अब मेरे को ध्यान से सोच समझ के बताओ, ऑक्सीजन के कितने अणु चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। तो बताओ क्या कर सकता हूं यहां पे? यदि मैं ऑक्सीजन का 4 से गुणा करूं तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को 4 अणु दे दूं, ठीक है, क्या दे दूं? 4 अणु, 4 हो जाएंगे। 4 अणु कैसे दूंगा? ऐसे तो लिख नहीं दूंगा, तो कहां पे दूंगा? यहां पे हम देंगे, 4 लिखेंगे। जब हमने 4 लिखा तो ध्यान से देखना, 4 लिखा तो 4 अणु तो ऑक्सीजन के हो गए, बराबर। ये देखो, लेकिन मेरे दोस्त ये बताओ, 4 अणु हाइड्रोजन के भी तो होंगे। हाइड्रोजन के 2 अणु पहले से थे, देखना। जब तुम 4 का गुणा H2O में करोगे तो हाइड्रोजन के अणु 2 पहले से थे, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा 4 से होगा, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8। अब यही 4 का गुणा फिर किस में होगा? ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी? 4। तब मेरे दोस्त ये बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई ये बताओ? यहां पे कितनी हो गई? 2 थी पहले से, गुणते 4 और लग गया, कितना हो गया? 8। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हुई? कितनी हुई बताओ? 8 हो गई। कितनी? 8। अब तुम बताओ इसमें क्या होगा? बताओ अब क्या होगा? क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 ही है। क्या होगा अगर मैं इधर एक सिंपल सी चीज कर दूं? क्या? अगर मैं इधर 4 से गुणा कर दूं तो क्या होगा? 8। यहां पे अगर मैं 4 लिख दूं तो पूरी रिएक्शन बराबर। देखो, फेरस आयरन के परमाणुओं की संख्या 3, इसके भी 3, ठीक है। फिर देखो, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8। इधर मैंने देखा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4, दोस्तों इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4, बस खत्म, बराबर, रिएक्शन बराबर भैया, बराबर। और तो कुछ करना ही नहीं, ये हो गई संतुलित अभिक्रिया, संतुलित हो गई, ठीक है। अब ये रिएक्शन लिख लो चुपचाप। क्या लिखोगे? 3Fe प्लस 4H2O रासायनिक अभिक्रिया करता है Fe3O4 प्लस 4H2। बस बस, कुछ नहीं बचा, अब सब सीख गए तुम, टॉप कर जाओगे बोर्ड में, हो गया खत्म, सब सीख गए भैया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे लगता है मैं क्या बताऊं, है ना। क्या देखे, क्या देखे? दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है कि नहीं? ठीक है, दोनों ओर क्या है? दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, ठीक है, दोनों तरफ।
अब बताइए, अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं तो आप कर लोगे? एक क्वेश्चन दूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। मेरे पास है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है, और मेरे पास है H2, क्या है, COH2। इसको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब H2 से होती है तो बनता क्या है, CH3OH, ठीक है, ये बना। अब मुझे जवाब आपसे ये चाहिए कि ये बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, संतुलित है या नहीं, बताओ बताओ। मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके CH3OH बना लिया। इसको CH3OH जानते हो क्या होता है? ये होता है मीथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल बना लिया। क्या बना लिया? मेथेनॉल बना लिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, है या नहीं, ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, ये बताओ, बताओ मेरे को, बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन। लिखो भैया, जो बोला करो ना तो ऐसे लिखा करो, नीचे लिखने की प्रैक्टिस करो। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल, उतनी समय से बोल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो मैं बता दे रहा हूं, ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर कार्बन के अणु की संख्या 1, ऑक्सीजन के 1, और हाइड्रोजन के अणु की संख्या कितनी है? 2। ये क्या है? ये अभिकारक है दोस्तों, और अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाया? उत्पाद बनाया, ठीक है। उत्पाद में हमने देखा कार्बन के अणु की संख्या 1, हाइड्रोजन के अणु की संख्या 3, लेकिन एक ये 4, हाइड्रोजन के अणु की संख्या 4 और ऑक्सीजन के अणु की संख्या 1। ऑक्सीजन एक ही है ना, 1, बस इतना आया। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। अब तुम्हारा दिमाग अगर थोड़ा सा खुला होगा तो तुम इसको संतुलित कर लोगे। तुम इसको क्या कर लोगे? संतुलित कर लोगे। मेथेनॉल जो होता है ना, दारू किस फॉर्म में होती है? लिक्विड के फॉर्म में ना, ये देखो लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया? L। क्या लिख दिया? L, ठीक है। अगर गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? G। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है, तो हमने G लिख दिया, ठीक है। इसको भी रेड से ही लिख देते हैं, है ना। अब ये रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करके, ठीक है, इसको बैलेंस करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपके NCERT में है ना, आप किसी भी बोर्ड से हैं, NCERT चलती ना, बस पढ़िए, ठीक है। सारे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आज आपको कंफर्म, क्लियर, ठीक है, एकदम से याद हो जाएंगी। याद। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? संयोजन का मतलब आपस में जुड़ना। क्या करना? जुड़ना। संयोजन करना, क्या करना? जुड़ना। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जब
दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर जो तत्व होते हैं, तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका? एकल उत्पाद का। ठीक है, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थ थे, देखो एक तो था चाचा कल्लू, ठीक है, कल्लू की शादी हो गई किससे? पिंकी से। दो लोग हैं, शादी हो गई, अब ये दोनों एक हो गए ना भाई, शादी के बाद लोग एक हो जाते हैं ना। ये देखो अभी क्या थे, अभी तक दोनों अलग अलग थे। ये क्या थे ये हमारे भाई थे कल्लू भैया, और ये पिंकी दीदी थी। ठीक है, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो एक बार, है ना। एग्जाम में ऐसे ना बना देना, बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो पता तुमको कितना नंबर देगा वो। ऐसे करके जांचेगा, बोलेगा वाह इतना अच्छा एग्जाम्पल आज तक दुनिया में कोई नहीं दिया, तुमको मैंने दिया फुल में फुल नंबर, इतना नंबर दे देगा तुमको। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है कि दो क्या है, दो या दो से अधिक तत्व हैं, वो आपस में मिल करके एकल उत्पाद एक हो जाते हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो जब स्कूल में कॉलेज में वहां पे बैठे, सीट में बैठे क्लासरूम में, तो एक हो गए। बाहर थे तो लड़ाई कर रहे थे, मार रहे थे, क्लासरूम में बैठे एक हो गए। ये क्रिया क्या हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। ये एग्जाम्पल ना बनाना, ये तो समझाने के लिए बताया। ठीक है, जैसे CaO और H2O। ठीक है, CaO क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? इसको बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से समझना यार, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और ये क्या है? जल। Ca होता है कैल्शियम, O जुड़ गया, ऑक्साइड हो गया। Ca क्या होता है? कैल्शियम ही तो होता है। Ca वर्ड कैसे लिया? कैल्शियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैल्शियम। ठीक है, तो यही कैल्शियम का Ca ले लिया गया। ठीक है, ऑक्साइड क्या हुआ? ऑक्साइड से O ले लिया गया। ठीक है, Ca और O को आपस में जोड़ करके क्या बना दिया गया? CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल, लिख दो इसको भी, कैल्शियम ऑक्साइड। है सिंपल भैया, है ना सिंपल। अब क्या हुआ कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनाते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं? इंग्लिश में भी लिख देना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तुमको। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना होता है, CaOH का होल ट्वाइस। याद कर लो अभी, और हीट निकलती है। ठीक है, याद कर लो अभी। और ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। तो डिफिनीशन क्या है? पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या है? जब, बोलो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या बना लेता है वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वो है संयोजन अभिक्रिया।
तो ऐसा अगर इक्वेशन कहीं पर आपको दिखे, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ एक सिंगल पदार्थ का यहां पे निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, इसी को बोलते संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए बता दें, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब ये है आपका एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, जब इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल बाहर निकलता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का निर्माण होता है और जल बाहर निकलता है। ये होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो दीवार में पेंट करने के लिए चूना लोग लाते हैं ना, अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते होंगे जानते होंगे, दीवार में पेंट करने के लिए लोग चूना लाते हैं, तो चूना को लाते हैं, पेंट कर देते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन बाद क्या होता है, बहुत चमकने लगता है। जिस दिन पेंट करेंगे तो बड़ा फीका फीका लगेगा, भाई ये क्या कर रहा है यार, भगा इसको, यार ऐसे पेंट होता है क्या, तो ऐसे तुम बोल के निकल गए, 3 दिन बाद घूम के इतना ज्यादा चमक रहा है, कैसे चमक रहा है भाई, तो उसने क्या किया, चूने का पेंट किया ना। चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, चूना पेंट कर दिया। वायुमंडल में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा और क्रिया करके क्या बना दिया दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना दिया, बताओ जल्दी, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर बड़े चमकने लगा। ठीक है, चमकने लगा, मस्त, मजा आ गई, तो है ना, ये होती है संयोजन अभिक्रिया। बताओ समझ में आया, कोई और एग्जांपल दे दूं, देखो एक और है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके CO2 बनाते हैं। 2 अभिकारक थे, एक एकल उत्पाद बना लिए। तो अगर ऐसी अभिक्रिया तुमको, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये तो खाली एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपकी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2H2 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों गैस हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, 2H2O। ठीक है, यानी कि जल। देखो 2 अणु है ना, 2 पदार्थ हैं, आपस में मिलकर के क्या बनाया, सिंगल पदार्थ, एकल उत्पाद। डिफिनीशन फिर से पढ़ो, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो डिफिनीशन। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं, डिफिनीशन क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। बस खत्म संयोजन अभिक्रिया, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, समझ गए। लिखने को आए ना तो यही सब लिखाना उसी में, है ना। एग्जाम्पल जितने लिखाना, हिंदी से भी लिखना, इंग्लिश से भी लिखना। हिंदी वालों के लिए प्लस पॉइंट रहता है कि वो इंग्लिश से भी लिखते हैं, और अगर हिंदी वाले इंग्लिश से लिख दिए ना तो एग्जामिनर को लगता है कि यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इसको अच्छे नंबर दो, तुरंत वो अच्छे नंबर देता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH4 मीथेन, CH4, और हमारे पास है ऑक्सीजन 2O2।
ठीक है। जब मेथेन और 2O2 की रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखिए मैं आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि संयोजन अभिक्रिया तो खैर खत्म है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है, एक होता है, थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, ठीक है, ऊष्मा दिया जाता है तब वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तुमको पैसा दिया जाता है तब तुम काम करते हो कुछ, नहीं तो नहीं करते हो। तो तुम क्या हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर आओगे, ठीक है। और मैंने तुमको पैसा नहीं दिया, तुमसे बोल दिया कि देखो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, तुम मेरी बात मान गए, तुम वीडियो को लाइक कर दिए, अपना नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिए बिना पैसे के, तो तुम क्या हुए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुए, ठीक है। अब डिफिनीशन क्या होगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा दिया जाता है वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का शोषण करती हैं, पैसा पहले लेती हैं तभी लाइक शेयर कमेंट करती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग तो बड़े प्यारे बच्चे हो, याद रखना जो श्वसन होता है, श्वसन क्वेश्चन आया था, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हमारे कोशिका के अंदर क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 है, ठीक है। क्या है, C6H12O6 है, C6H12O6, और हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, अब क्रिया हुआ, 6CO2 बना, 6H2O बना और ATP यानी कि हमको ऊर्जा मिली। ये क्या है, ये है एनर्जी। क्या है दोस्तों, ये है एनर्जी। इसीलिए बोलते हैं कि जो श्वसन होता है ना, श्वसन एक प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती, क्योंकि यहां पे एनर्जी मिली। दूसरा एग्जांपल बताऊं, बिल्कुल सिंपल है, देखो देखिए यहां पे तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। N2 और O2 को जब आप हीट दोगे तभी ये बनेंगे 2NO, ठीक है। N2 और O2 को जब आप हीट दोगे तब ये बनेंगे क्या, 2NO, यानी कि ये पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को ये लेते हैं, उसके बाद क्रिया होती है, नहीं तो क्रिया नहीं होगी। पहले गाड़ी में तेल डालोगे तभी घूमने जाओगे, है ना, और अगर गाड़ी ढाल में खड़ी है तो ऐसे ही चले जाओगे। लौटने का मत पूछना मेरे से कि भैया भैया लौटेंगे कैसे, लौटेंगे तो भाई मेहनत तो लगेगी ना, है ना। चलो चले मिटा दें इसको, संयोजन अभिक्रिया समझे। चलो अब दूसरा पॉइंट आता है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है वियोजन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एकल अभिकारक टूट करके दो उत्पाद का निर्माण कर लेता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों,
वियोजन अभिक्रिया, जैसे 2FeSO4, ये क्या है? इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है, 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये Fe2O3, SO2 और SO3 का निर्माण करते हैं। देख लो भैया, एक सिंगल जो है अभिकारक था, ठीक है, अब वो क्या बना लिया? 3 भागों में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या बना लिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है दोस्तों? सल्फर ट्राइऑक्साइड। डिफिनीशन पढ़ो। एकल अभिकारक, ये देखो, ये एकल अभिकारक है ना, एक ही है ना, एक ही है ना, एक ही है ना, एक ही अभिकारक टूटा। किसके कारण टूटा? क्योंकि इसको हीट मिली, ऊष्मा इसको दिया गया तो ये टूटा। अब इसको ऊष्मा दिया गया तो बताओ ये अभिक्रिया कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? बताइए। तो ये क्या हुआ दोस्तों? 3 भागों में टूट गया, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन। है? बताओ, है ना सिंपल? है सिंपल कि नहीं? बताओ जल्दी से दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। दूसरा एग्जांपल करवा दूं? लेड नाइट्रेट आप लोग जानते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, जब 2 लेड नाइट्रेट, क्या 2 लेड नाइट्रेट को ऊष्मा दिया जाता है। लेड नाइट्रेट पता है सॉलिड रहता है, क्या रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और याद रखना ये भी सॉलिड रहता है, ये भी सॉलिड रहता है, बट ये गैस हैं, ये दोनों गैस हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब ताप दिया जाता है तो पता है क्या होता है? ये 3 भागों में टूटता है। कितने भागों में? 3 भागों में टूटता है। सबसे पहले ये लेड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? 2PbO, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। फिर ये बनाता है दोस्तों 2NO2 बनाता है और 2O2 बनाता है। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और 2NO2 बनाएगा, NO2 NO3 नहीं, 4NO2 बनाएगा। बैलेंस करना होगा ना, संतुलित करिए रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, बैलेंस करिए तो 4NO2 बना, और ऑक्सीजन के अणु की संख्या कितनी? इधर है 3 2 6। ठीक है, 2 इधर हो गई, 2 4 दूना 8 है ना, 8 2 10। इधर कितना थी? 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 थी, 2 हाँ, ये 2 नहीं होगा फिर इधर भी। देखिए इधर टोटल गिनिए, इस साइड टोटल ऑक्सीजन के अणु की परमाणु की संख्या है 12, इधर भी देख लीजिए ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 12। बैलेंस करना होता है ना रिएक्शन। तो ये क्या है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दोस्तों, और ये ऑक्सीजन है। बस सिंपल सी बात है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ? एकल उत्पाद था, एकल अभिकारक था, 2 3 4 उत्पाद में जो टूट गया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लिए, ये है वियोजन। वियोजन का मतलब समझ लो टूटना, है ना, टूट करके कई उत्पाद बना लिया, वही होता है वियोजन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है आपका CaCO3। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम, CaCO3 को रेड मार्कर ले लूं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर।
तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो सभी जो वियोजन अभिक्रियाएं, सॉरी अभी नहीं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, CaO बना लेता है और CO2 गैस बना लेता है। ठीक है, CaO क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। CO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बताया था ना अभी मैंने आपको, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये होता है वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, बस ये ऊष्मीय वियोजन है, इसको ऊष्मा देना पड़ता है तब ये टूटता है, नहीं ऐसे नहीं टूटेगा। ठीक, क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन होंगी, इनको ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी तभी ये टूटेंगी। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जितने भी अभिकारक है ना, ये अभिकारक, अभी दो और एग्जाम्पल बताए, उन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ताप, ऊष्मा या फिर विद्युत देना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ने के लिए तापमान, ऊष्मा व विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होती है? तापमान, विद्युत की आवश्यकता होती है वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ये जरूरी है। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? ऊर्जा अवशोषित होगी, ये ऊर्जा लेंगी तभी टूटेंगे, ऐसे नहीं टूटेंगी, ऊर्जा लेंगी। अब इनकी शादी हो गई है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी में तलाक दोस्तों कब होगा? जब लड़ाई होगी तभी तो होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा, लड़ाई होगी या फिर है ना कुछ और अफेयर वगैरह होंगे, तभी रिश्ता टूटेगा, तभी तलाक होगा ना। ये पति पत्नी है, अब इनका तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। कब होगा इनका तलाक? जब, कब होगा ये रासायनिक अभिक्रिया, कब टूटेगी? अब ताप मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी या फिर विद्युत मिलेगा। ठीक है, तो इनको पहले कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, इनको कुछ देना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है? बताओ, आपसे क्वेश्चन है, बताइए। तो ये अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। ये वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास, लिखो इसको, लिखो इसको। दूसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, 1 मिनट रुकिएगा, गला बहुत तेजी से सूख रहा है। तो देखिए, वाओ, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, है ना। आप लोग इसको लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बस, क्या बोला? कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, स्पेशली एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटा के स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे देखो, एक है रामू काका, ठीक है, इसकी रामू की शादी नहीं हुई है, और एक है कल्लू की शादी हो गई, इसकी शादी होने वाली पिंकी, कल्लू पिंकी रामू। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? डिफिनीशन पढ़ो जो लिखे हो। जिसमें एक तत्व, ये है अपन का एक तत्व,
एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक, ये इसका यौगिक है, एक तत्व किसी दूसरे तत्व के, ये दूसरा तत्व है, ठीक है, दूसरा तत्व उसके यौगिक से हटा करके उसको, उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। यानी कि रामू शादी कर लेता है किससे? पिंकी से। क्या होगा? रामू वेट्स पिंकी, क्योंकि रामू पिंकी की गर्लफ्रेंड थी, तो आरपी हो गया प्लस कल्लू भैया बाहर निकल गए। तो ये विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इजी, है ना? बताओ। जैसे एग्जाम्पल देखो, FeCuSO4, ये है रामू, ये है कल्लू, SO4 है पिंकी। क्या हुआ? फेरस किससे जुड़ गया? FeSO4 से जुड़ गया, और इस बेचारे कल्लू को, कलुआ को क्या किया? अलग कर दिया। बस यही है विस्थापन, यही है विस्थापन दोस्तों, यही है विस्थापन। फेरस कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होता है, जलीय। FeSO4 कैसा होगा? सॉलिड होगा। कॉपर, FeSO4 फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, एक सेकंड भैया, ये लिक्विड होगा और ये सॉलिड होगा। कॉपर है ना? कॉपर कैसा होता है? कॉपर की तार होती है ना, देखो ना, सॉलिड होता है वो। ये देखो, तो ये फेरस क्या किया? ये फेरस इस SO4 से विस्थापित कर दिया, अपना शादी कर लिया, कॉपर को अलग कर दिया। बोला कल्लू भैया अभी तुम शादी मत करो। बोला क्यों? बोला तुम किसी दूसरी लड़की को देखना, काजल नाम की लड़की को देखना, पिंकी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ही शादी करूँगा उससे। ठीक है बोला। बोला चलो ठीक है, कम से कम सगाई ही हुई थी, अभी कर लिए, है ना? शादी के बाद उठा ले जाते दिक्कत होती ना, कल्लू की बेइज्जती होती, है ना? दूसरा एग्जाम्पल देखें दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखें, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखा गया कि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया गया, ठीक है? ये जो कॉपर है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन को जो है विस्थापित कर दिया गया, ठीक है? कौन किया? लोहा, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर दिया और जो है फेरस सल्फेट बना लिया, ठीक है? ये देखो एग्जाम्पल है, जैसे आपका Zn जिंक CuSO4, ठीक है? जिंक है और कॉपर सल्फेट है, बताइए रिएक्शन क्या होगी? बताइए। PbCuCl2, बताइए। ये अभिकारक हैं। क्या है दोस्तों? ये अभिकारक हैं। देखो बार बार मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, पता है? बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्यों बता रहा हूँ मैं बार बार? कभी सोचे हो? ताकि बार बार सुनते रहोगे, वही बात तो याद हो जाएगी, ठीक है? तो ये Zn क्या करेगा? CuSO4 को विस्थापित करेगा, और Pb क्या करेगा? Cl2 को विस्थापित करेगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? इधर बनेगा ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा, फिर PbCl2 प्लस Cu अलग हो जाएगा। बस यही है विस्थापन दोस्तों। अगर मैं बोलूं, देखो ये विस्थापन हो गया, अब दूसरी हेडिंग डाल लो, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग बना लो। अब मैं बोलूं कि रिंकू की भी शादी हो गई है, रिंकू की भी सगाई, वो रामू की सगाई हो रही, किसके साथ? काजल के साथ। तो बोला ये रामू तो प्यार करता था पिंकी से, और कल्लू प्यार करता था काजल से, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिए, आपस में दोनों विस्थापित कर लिए, ठीक है? कल्लू की शादी हो गई काजल से, दोनों खुश, तो ये हो गई द्विविस्थापन। जब दोनों विस्थापित हो गए तो हो गया द्विविस्थापन, ठीक है? देखें एग्जाम्पल, देखो बताता हूं अभी। रिएक्शन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? बस लास्ट ही है, लास्ट है बस। क्या होता है? लिखिए कि वो अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे
Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 के साथ जब होती है तो NaCl2 जुड़ जाता है और BaSO4 जुड़ जाता है। क्या बन गया? NaCl2 BaSO4। बस ये है रिएक्शन। देखिए ये क्या है? Na होता है सोडियम, SO4 क्या होता है? सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है। Ba क्या होता है? बेरियम। Cl क्या होता है? क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। Na क्या होता है? सोडियम, क्या बना? Cl क्या होता है? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना। Ba क्या होता है? बेरियम। SO4 क्या होता है? सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना। ठीक है, बताओ ये क्या है? तो ये आपका अभिकारक है ना। और ये क्या है? ये आपका उत्पाद है। बस बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। ठीक है। ये आपका जली था, एक्वस था, ये भी आपका एक्वस था, लेकिन ये आपका NaCl2 जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, लिक्विड है। और ये क्या है? सॉरी, सॉलिड है। और वो क्या है? एक्वस है, जली है। बस खत्म हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या खत्म हुआ? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी खत्म हो गई। अब ये नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा और पूरा समझ आया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना है। कोई मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरा नाम है बायो अमन, पहचानते तो होंगे ना, जानते हैं ना। आज हम जो है पढ़ेंगे, ये जो है बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, संक्षारण, विकृत गंध्यता, इन सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक को यदि आप अच्छे से समझ गए तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, लेकिन आप यदि समझे नहीं, आप उसे खाली लिख लिए या कुछ और कर लिए, तब वो कभी नहीं याद रहेगा, है ना। आप लोग क्या करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, आप सच में पूरी दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। सबसे अच्छा मतलब समझ रहे हो ना, सबसे अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मतलब अपने पढ़ने को लेकर के आप लोग डेडिकेटेड हैं यार, डेडिकेटेड हैं। बच्चे, एक बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि भैया आपके वीडियो में व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो यार व्यूज नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियोस में दिमाग लगता है। ठीक है, पका पकाया नहीं दे देता कि सब यहाँ लिखा रहता है, सब बता दिया ऐसे ऐसे होता जाओ। ऐसे ऐसे तो आपके ये किताब में भी लिखा है। ठीक है, ये आपके NCERT में भी लिखा है, ये देखिए जाके पढ़ लो। ठीक है, तो व्यूज इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंसियर बच्चे, अच्छे बच्चे जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग आकर के पढ़ रहे हैं। और मैं सच बताऊं आपको, इतना डेडिकेशन और इतना डिसिप्लिन के साथ आप लोग पढ़ रहे हो ना, जीवन में आप लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, सच बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 10th में हो और 10th से ही आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हो। ठीक है, कि मेरे को आगे ये करना है, और आज आप आकर के पढ़ रहे हो यार, पढ़ रहे हो। तो बताओ आपसे सबसे अच्छा बच्चा कौन होगा? बताइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे, सबसे सिंसियर बच्चे जो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, वो सब मेरे सामने इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सच में। और तुम लोगों का बड़ा भाई बायो अमन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलो पढ़ें, अब शुरू करें। जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, देखो संक्षारण क्या होता है। जैसे ये वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल, ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ, वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी है कि नहीं? नमी, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है,
वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में नमी है, कभी कभी क्या होता है एसिड रेन वगैरह होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे आसपास कि जो ये वायुमंडल में जो नमी है, जो अम्ल है, इसकी वजह से कुछ चीज़ें होती, कुछ वस्तुएं होती हैं, वो खराब होने लगती हैं, उनका विघटन शुरू हो जाता है, वो टूटने लगती हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। जैसे आप लोग लोहा देखें, लोहा, लोहा को आप कहीं रख देंगे तो उसमें लग जाएगा जंग। क्या लग जाएगा? जंग, ठीक है। और वो जंग कहाँ रख देंगे? वायुमंडल में, जो है मतलब बाहर कहीं रखा है तो उसमें हवा लग रही है, नमी मिल रही है, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, वायु मिल रहा है। वायु में अनेक गैसें रहती हैं, तो वो जो गैसें होती हैं ना, उस लोहे के साथ, उस आयरन के साथ क्रिया करती हैं और क्रिया करके उसको संक्षारित करते हैं, उसको खराब करती हैं। बताइए, गया दिमाग में? गया कि संक्षारण क्या होता है? कि जब कोई धातु अपने आसपास, डिफिनीशन लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास के, ठीक है, अपने आसपास मतलब जैसे देखो ये है एक साइकिल, लोहे की साइकिल, ठीक है, ये देखो ये लोहे की है क्या? साइकिल। ये बैठा है कल्लू, तो ये कल्लू का यहाँ पे था घर। तो कल्लू ने क्या किया, किसी का नाम तो नहीं है, ये बोलो भैया मेरे को जो है ट्रोल कर रहे हो? नहीं, ट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये साइकिल किसकी? धातु की, लोहे की है ना, बताओ, लोहे की है ना। तो ये जो है साइकिल किसके संपर्क में आई? नमी के संपर्क में आई, अम्ल के संपर्क में आई, ठीक है, एसिड रेन हुआ, उसको जो है इसके संपर्क में आ गई, ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आई, तो इससे क्रिया करी। तो हम क्या लिखेंगे? जब कोई धातु अपने आसपास के, अपने आसपास आर्द्रता, जिसको नमी बोलते हैं, अम्ल, ठीक है, वायु के संपर्क में आती है, क्या है कि वायु के संपर्क में आती है, तो वो संक्षरित होने लगती है। क्या होने लगती है? तब वो संक्षरित होने लगती है। इसके संपर्क में आई, करीब 10 साल तक ये रखी रही, तो ये होने लगी क्या? संक्षरित, खराब होने लगी, टूटने लगी, ठीक है। और इसी घटना को ही बोलते हैं संक्षारण, ठीक है, इसी घटना को बोलते हैं। डेफिनेशन याद करो, कोई धातु की चीज होगी ना, धातु, क्या किसकी चीज होगी? धातु की चीज। आपको मैं एक चीज और दिखाऊं, ध्यान से देखना, अगर तुम लोग गौर कर पाओ तो। देखो ये मेरे पास क्या है? लैपटॉप है। क्या है? लैपटॉप है। ये लैपटॉप किसका है? देखो प्लास्टिक का, ठीक है, चमक रहा है ना, देखो बढ़िया, देखो देखो देखो, चमक रहा है ना, बिल्कुल मस्त है ना। अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसके अंदर जो लोहे की वो लगा, लोहा लगा हुआ है, मतलब लोहे का जो है पदार्थ लगा हुआ है। इसका बैटरी खोल के दिखा दूं? नहीं, बैटरी भी प्लास्टिक का बना है। अरे चलिए, हाँ ये देखिए, एक सेकेंड, ये माउस है ना, माउस, ठीक है, माउस ये सब प्लास्टिक से मिलकर के बने, लेकिन यहाँ देखिए लोहे का है। क्या है? लोहे का। यहाँ देखिए हल्का हल्का जंग लग रहा है। क्या लग रहा है? जंग, क्योंकि ये वायुमंडल के नमी से जो है, नमी के संपर्क में आ रहा है और धीरे धीरे ये खराब हो रहा है, संक्षारित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? धातु है। क्या है? ये एक मेटल है, ठीक है। तो साइकिल क्या थी? मेटल थी, धातु थी, ठीक है। अभी तीसरा चैप्टर है ना, धातु अधातु, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता या फिर अम्ल, एसिड के संपर्क में आती है, तो वो संक्षारित होने लगती है, और इस घटना को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हो गया, उदाहरण हो गया आपका लोहे में जंग लगना। क्या लगना? लोहे में जंग लगना, ठीक है। चांदी का काला होना, चांदी के अंगूठी वगैरह, अंगूठी तो खैर कौन पहनता है,
चांदी का क्या सामान पहनती हैं लड़कियां वगैरह, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो काला हो जाती है। लड़कियां मतलब नहीं, मतलब महिलाएं जो पहनती हैं, फीमेल्स जो पहनती हैं, कुछ मेल्स भी पहनते, चांदी का वो बनवा लेते हैं ना गले में पहनने वाला, लड़के भी पहन के घूमते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ दिन में उसमें शाइनिंग रहेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ गई? क्योंकि वो चांदी जो थी ना, वो वायुमंडल के आर्द्रता से क्रिया कर रही थी, है ना। वायुमंडल में जो आर्द्रता थी, नमी थी, अम्ल था, उससे क्रिया कर रही थी और संचरित हो रही थी। क्या हो रही थी? संचरित, यानी कि खराब हो रही थी। और जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरिशन, ठीक है, यानी कि संक्षारण। बताइए, गया अंदर? गया? बताइए, कोरोजियन गया, कोरिशन आपका संक्षारण, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, लोहे का जंग लगना है ना, एक है पीतल वाला, क्या एग्जाम्पल है? कभी आप तांबा देखें? तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, वेट करना, देखना, क्योंकि पता है क्या, मैं तांबे के बर्तन में पानी पीता हूं, है ना। अभी मैं आपको दिखा रहा, एक सेकंड। वेट, ये देखिए, यहां पे जैसे हम देखें, ये देखिए, बोलो भैया ये तो स्टील है। जी हाँ, स्टील है, लेकिन अंदर मेन इसके क्या है, अंदर है। दिखने में बाहर तो लग रहा था कलुआ, लेकिन जब कपड़े उसके देखे तो, कपड़े हटा के देखे तो गोरा लग रहा था। ये है स्टील, ठीक है, लेकिन इसके अंदर है क्या? मेटल, धातु। कौन सी धातु है? तांबा है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि तांबा के ऊपर हरी परत, देखिए इसके किनारे किनारे देखिए, ये देखिए किनारे किनारे, ये देखिए मेरे हाथ में काला काला लग गया, ठीक है। इसके किनारे किनारे देखिए एक हरी हरी परत चढ़ी है, ये देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, देखिए। पानी भी है क्या? ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यहां पे देखिए, ध्यान से गौर से देखिएगा, ये देखिए, दिखा? हरी परत चढ़ी है ना, बताइए, हरी परत चढ़ी है कि नहीं? दिख गई आपको? तो तांबे के ऊपर ये जो हरी परत चढ़ रही है ना, ये संक्षारण की क्रिया है, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला होना, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ठीक है, ये होता है संक्षारण। देखिए, जब लोहे में जंग लगता है, लोहे में क्या होता है कि एक भूरे रंग का जो है वो हो जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूर्छा। बताइए, मूर्छा जानते हैं ना? अरे तो मैं, अरे बोलेंगे, अरे इसमें तो मूर्छा लग गया, ठीक है। तो भूरे रंग का वो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। इसके पहले ये क्या था? इसके पहले ये फेरस था, Fe था। लेकिन जब क्रिया हुई लगातार, उसमें नमी मिली, उसको ऑक्सीजन मिली, अम्ल मिला, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो संचरित होने लगी, धीरे धीरे वो खराब होने लगी, और भूरे रंग का एक हाइड्रेट, क्या है, लिखो इसको, इसको लिखो, लिखो कि लोहे में जंग लगना, लोहा वायुमंडल के संपर्क में लगातार रहने से उसमें भूरे रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उसमें हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण से वो संचरित, यानी कि खराब होने लगता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं जंग लगना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3.2H2O, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और ये हाइड्रेट यानी कि जल का फॉर्मूला है, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब लास्ट चीज बचती है हमारी, लास्ट टॉपिक है विकृत गंधता। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। विकृत गंधता क्या होती है? देखो, कोई भी चीज वायुमंडल में यदि रहेगी, तो वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है किसी भी चीज को क्या कर देती है? ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो अगर वायुमंडल के संपर्क में कोई चीज रखी रही, जैसे आप हाँ,
जैसे आप पापड़ निकालते हैं, पापड़ जब आपने तेल से निकाला, ठीक है, तो बिल्कुल टाइट रहे, कुरकुरे रहे, अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, उसमें से ऑक्सीजन क्रिया हो गई, हो गई, उसके बाद वो कुरकुरे नहीं रहेंगे, वो नरम हो जाएंगे, यानी कि उनका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, कुरकुरे आते पैकेट में, कुरकुरे के यदि तुम रख दोगे ना बाहर खुले में, थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाएंगे। जो ये घटना हो रही ना, ये घटना को बोलते हैं विकृत गंधता। बस यही घटना को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं विकृत गंधता। ठीक है, या फिर हम इसमें इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त, जिसमें फैट होता है, वसा युक्त सामग्री खराब होने लगती है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा युक्त सामग्री जो है वो क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन आने लगता है। तो इस घटना को बोलते हैं विकृत गंधता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधता। ठीक है, खाद्य पदार्थों को क्या करता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ रहेंगे, वसायुक्त पदार्थ क्या करते हैं, वसायुक्त पदार्थ में ऑक्सीजन वसायुक्त पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देती है, जिसके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते। जैसे चिप्स में भरा पैकेट यदि हम वायुमंडल के संपर्क में रख दे तो वो खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन उस चिप्स से क्रिया कर लेगी और उसे ऑक्सीकृत कर देगी। ठीक है, बताइए, कान खुजला रहा है मेरा तो। देखिए, मैं आपका एनसीईआरटी निकाल के दिखा दूं। एनसीईआरटी पेज नंबर है 15, इसमें लिखा हुआ है साफ से, लोहे वाला बताऊं, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, लोहे के पुल जो बनते हैं, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। क्यों क्षति होती है, क्षति इसलिए होती क्योंकि संक्षारण की क्रिया होती, लोहा बार बार वायुमंडल की आर्द्रता से और अम्ल से ऑक्सीजन से क्रिया करता रहता है, फेरिक ऑक्साइड मूर्छा बना देता है, खराब करने लगता है, तो ये बहुत क्षति होने लगती है। ठीक है, लोहा का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ठीक है, और लोहा आपको पता है महंगा भी आता है, तो इस बहुत बड़ी समस्या भी है, महंगा भी आता है। कुछ दिन तुम लगाए, खराब होने लगा। ठीक है, गाड़ी का मॉडल भी लोहे का ही बनता है, उस दिन बाद लोहे में जंग लगने लगा, पूरी गाड़ी खराब हो गई धीरे धीरे करके, है ना। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। जो लोहा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसमें मूर्छा लग जाता है, उसको सच में अच्छा में लोहा बदलने के लिए, अच्छा लोहा बनाने के लिए उसमें बहुत अधिक पैसा लगता है। ठीक है, विकृत गंधता क्या होती है, इसमें डिफिनीशन है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त सामग्री या फिर वसायुक्त खाद्य सामग्री खराब होने लगती है तथा उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने लगता है, इस घटना को बोलते हैं विकृत गंधता। लिख लीजिए कि वसायुक्त खाद्य सामग्री में ऑक्सीजन जुड़कर उस वसा युक्त खाद्य सामग्री का ऑक्सीकृत कर देता है, जिसके द्वारा वो खराब होने लगता है। ठीक, बस। ठीक है, तो फिर अब हम कैसे उसको रोकें, तो हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, है ना, प्रति ऑक्सीकरण, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जैसे नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से जो है उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण ही होता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उपचयन मतलब होता है, उपचयन के 3 मतलब होते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और उपचयन, और दूसरा होता है रिडक्शन, जिसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन।
है ना। तो ये चीजें इसमें होती हैं। तो अगर तुम बंद बॉक्स में रख दोगे, जैसे मैं ये बंद बॉक्स से मैं चिप्स विप्स लाया, ठीक है, ये ढेर सारे मैं चिप्स लाया और इस चिप्स को इस बॉक्स के अंदर रख दिया, क्या क्या इस बॉक्स के अंदर रख दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स क्या है, देखो बंद है ना, बंद है। अब बंद है तो बाहर से वायु इसके अंदर नहीं जाएगी, बाहर से यदि वायु इसके अंदर नहीं जाएगी तो जो उपचयन की गति है, ठीक है, उपचयन ऑक्सीकरण की गति वो बहुत धीमी हो जाएगी। इसलिए तुम लोग चिप्स निकालते हो ना घर में, मम्मियाँ चिप्स निकालती ना, उसको बंद करके डिब्बे में रख देती, पॉलीथीन लगा देती हैं, फिर उसको एक बंद करके डिब्बे में रख देती हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन बहुत दिन तक रखा रहा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वायु रोधी बर्तन, जिसमें वायु बार बार नहीं जाती है, में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो उपचयन की क्रिया हो जाएगी, इसलिए उससे और चिप्स से ऑक्सीजन को हटा देते हैं, चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और नाइट्रोजन जैसी हल्की गैसों को रख देते हैं, जिसके द्वारा उपचयन की क्रिया नहीं होती और वो नहीं खराब होता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त हुआ है। अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम एक वीडियो जो है बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।